Hello everyone. Hello everyone. Welcome to One Academy. ओके सो आज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स कोलैबोरेट हो पाए। नए नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे पिछली बार से अलग वाले, ठीक है। हर सेशन में मैं नए नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ इकोनॉमिक्स के, जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। सो इसीलिए ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नेट के इकोनॉमिक्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ठीक है। आने वाली क्लासेस का शेड्यूल बता रही हूँ। संडे को मैंने आपके लिए एक सेशन तैयार किया है 11 बजे इसी चैनल पर, ठीक है। उसमें हम करने वाले हैं पेपर 1 के मिक्स एमसीक्यूज, एक मॉक टेस्ट की तरह मैंने प्लान किया है सेशन, जिसमें पेपर 1 के जितने भी 10 यूनिट्स हैं सारे मिक्स एमसीक्यूज जो है हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। पहले आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। मॉक टेस्ट के मतलब जैसे आपका एक टेस्ट अरेंज किया है संडे को, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सभी बच्चों के लिए पेपर 1 का ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। इसके अलावा मंडे से आपकी क्लासेस का शेड्यूल डेली उसी तरह से लाइव क्लासेस जो है आपकी लगेंगी। 10 बजे आपकी सुबह स्पेशल क्लास होगी, 11 बजे जो है ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास रहेगी, और 5 बजे शाम को आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 6 बजे, आप 6 से 7 प्लस की टाइमिंग्स रहती हैं। ये क्लासेस का शेड्यूल है, ठीक है। अभी ये क्लास लाइव नहीं चल रही, प्री रिकॉर्डेड है, डेट्स वाई मैं आपकी क्वेरीज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। लेकिन सभी क्वेश्चन समझिएगा एंड तक ध्यान से। अगर आप प्लस पे मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बता दूं, मेरा जो कोर्स है, रिवीजन कोर्स चल रहा है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, जो आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को एक फिनिशिंग टच देगा। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस रहते हैं अवेलेबल, उसमें से प्लस एंड आइकनिक, ठीक है, दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइकनिक में यू वेल नो के आपके पास पर्सनल कोच की फैसिलिटी जो है वो पहुंचती है। यहाँ पे मेरा रेफरल आपको लगाना है सिमर 10% ऑफ के साथ सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी, ठीक है जी। ये मेरी अन अकेडमी पे प्रोफाइल है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए। दिस इज़ माई इन्वाइट कोड इफ़ यू वॉचिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना किसी को भी, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा देन उसका आंसर दीजिएगा। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी इन रिकार्डो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी अराइसिस ड्यू टू। जिसने भी मेरे साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ी है यूट्यूब पर स्पेशल पर इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। मैंने स्पेशल क्लासेस पर भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की ये सारी थ्योरी समझाई हुई है अलग अलग में क्लासेस में। एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सर रोलिंग, लॉइंटिव पैराडॉक्स भी अलग वीडियो में समझाया है, ठीक है। so, जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है वो क्यों, उसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्यों अराइज होता है, लेबर कॉस्ट डिफरेंस के कारण, फैक्टर एंडोमेंट के डिफरेंस के कारण, या फैक्टर अबंडेंस डिफाइंड इन टर्म के उसके कारण, या ऑल ऑफ द अबव, इन सब के कारण। वट विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़िएगा, लाइव चैट में रिप्लाई कीजिएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस। आपको याद होगा जब हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें एक टेबल बनाते हैं, टेबल का नाम देते हैं मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, ठीक है। लेबर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, ऐसा लिखते हैं। एक तरफ वाइन ले लेते हैं, एक तरफ क्लोथ ले लेते हैं, यूएस से ले लिया, यूके ले लिया, कोई भी कंट्री ले लो, ठीक है ना। दैट इज 120, 80, 190। ऐसा ही हम कंपैरेटिव कॉस्ट का टेबल बनाते हैं ना, कि कितनी लेबर चाहिए वाइन का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, कितनी लेबर चाहिए क्लोथ का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। वाइन का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 120 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए। इसी तरह से यूएसए में
क्लोथ का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 100 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जिस कंट्री में कम यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए वो कंट्री स्पेशलाइज्ड है। आप देख सकते हैं जो यूके है इसमें वाइन एंड क्लोथ में लेबर के कम यूनिट्स लग रहे हैं, सो दैट्स वाई यूके स्पेशलाइज्ड इन बोथ वाइन एंड क्लोथ। ठीक है ना, लेकिन हमने क्या देखनी है उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज। अब यूके को कंपैरेटिव एडवांटेज साफ देख रहे हैं, वाइन में ज्यादा है क्लोथ से, है ना, क्योंकि वाइन में उसके कम यूनिट्स लग रहे हैं लेबर के, जबकि जो यूएसए है उसे कंपैरेटिव एडवांटेज क्लोथ में ज्यादा है, क्योंकि वाइन के कंपैरिजन क्लोथ प्रोड्यूस करने में उसके लेबर के कम यूनिट्स लग रहे हैं। दैट इज द कंपैरेटिव थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। सो यूके क्या करेगा, वाइन को की प्रोडक्शन करेगा और एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को, इसी तरह से जो यूएसए है वो क्लोथ की प्रोडक्शन करेगा और एक्सपोर्ट करेगा यूके को। दैट इज लॉजिक, सिंपल लॉजिक। सो अब क्या देख रहे हैं, लेबर कॉस्ट डिफरेंस की, लेबर कॉस्ट जो है वो यूएसए की कितनी लग रही है, यूके की कितनी लग रही है, कौन सी कॉमोडिटी पे कम लेबर कॉस्ट लग रही है, मतलब कि लेबर कम लग रही है, ठीक है ना, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है। तो द राइट आंसर इज फर्स्ट, लेबर कॉस्ट डिफरेंस। नेक्स्ट देखो, इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, अगर डिमांड फॉर मनी जो है वो परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो तो जो एलएम शेड्यूल है वो क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन। ओके, तो देखिए जो एल एम कर्व है आपका वो बनता किस तरह से है, इस तरह से एल एम कर्व, दैट इज एल एम, ठीक है। इस साइड पे हम इनकम लेते हैं, इस साइड पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो उसने ये एल एम कर्व बनता है और ये आपका आई एस कर्व इस तरह से बनता है। तो उसने क्या किया है, अगर डिमांड फॉर मनी परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, इंटरेस्ट इन इलास्टिक मतलब इंटरेस्ट के बदलने से डिमांड फॉर मनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है, डिमांड फॉर मनी दैट इज, देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ रही हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आने से डिमांड फॉर मनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, डिमांड फॉर मनी सेम रह रही है, सो दैट मीन्स जो एल एम कर्व है आपका वो वर्टिकल लाइन में होगा, ठीक है, दैट विल बी वर्टिकल लाइन। क्योंकि इंटरेस्ट इन इलास्टिक का मतलब, इन इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि चेंजेस ना आना, ठीक है ना। जो डिमांड फॉर मनी मतलब जो आपका कर्व है, जो एल एम कर्व है वो पूरी तरह से इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, इंटरेस्ट के चेंज होने से डिमांड फॉर मनी पे एल एम कर्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, डेट मीन्स एल एम कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेरेडोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन, जो हेरेडोमर मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो किसमें इक्विलिब्रियम जो है वो पेश करता है, इनकम जनरेशन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएशन में, इनकम एंड कंजम्पशन में इक्विलिब्रियम में, या फिर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम में, या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी में भी नहीं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी, सी वाला जो है ये करेक्ट आंसर है। जो हैरेड डोमर का इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में इक्विलिब्रियम बताता है, दैट इज एस इक्वल टू आई, हमने पढ़ा है ये, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैलकुलेटिंग द बायोवेंसी ऑफ टैक्स वी कंसीडर, टैक्स की बायोवेंसी को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम कौन सी चेंजेस देखते हैं, सिर्फ डिस्क्रिशनरी, सिर्फ ऑटोमेटिक चेंजेस, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। टैक्स बायोवेंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी, इन दोनों पर मैंने मेरी एक स्पेशल क्लास है, यूट्यूब पर भी क्लास है, प्लस पे भी मैंने करवाया है, आप वहां से देख सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए हुए हैं टैक्स इलास्टिसिटी एंड बायोवेंसी के। सो यहाँ पे आपको बताना है कि टैक्स बेयोंसी में हम कौन सी चेंजेस कंसीडर करते हैं।
ओके, सो राइट आंसर इज सी, सी वाला इसका राइट आंसर है। देखिए, टैक्स बायोएंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी, दैट इज द थिंग कि रेशियो बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड नेशनल इनकम, है ना। टैक्स इलास्टिसिटी एंड बायोएंसी में एक ही फर्क रहता है कि बायोएंसी में हम चेंजेस कंसीडर करते हैं, इलास्टिसिटी में हम वो चेंजेस कंसीडर नहीं करते। पूरा कंसेप्ट मेरा समझना चाहते हैं तो मेरी स्पेशल क्लास देखिएगा। तो बायोएंसी ऑफ ए टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हम दोनों तरह की चेंजेस कंसीडर करते हैं, डिस्क्रिशनरी भी और ऑटोमेटिक भी। अगर यहाँ पे इन कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स होता ना, तो इसका सही जवाब नेदर ए एंड बी आना था। ठीक है जी, क्योंकि उसने बायोएंसी पूछा है तो बायोएंसी में हम चेंजेस कंसीडर करते हैं, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर, डिस्क्रिशनरी एंड ऑटोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी सूट्स द डाटा बेस्ट इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज को असेस करना, तो सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सा मेजर जो है वो बेस्ट सूट करेगा? अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन या कर्टोसिस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज को असेस करना अगर ऑब्जेक्टिव है तो द करेक्ट आंसर इज मीडियन, क्योंकि मीडियन में हम क्या करते हैं, एक तो वैल्यूज की जो वैल्यूज को अरेंज करते हैं ना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन को असेस करना कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उसको असेस करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन को असेस करना, तो मीडियन जो है ये करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करते वक्त हमेशा जो डाटा है हमारा, जो वैल्यूज है हमारी, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं असेंडिंगली और डिसेंडिंगली। ठीक है, दैट्स व्हाई मीडियन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर आना है, ऑर्डर इफ द ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दिए गए हैं इनको, इनकी आपको क्रोनोलॉजी बतानी है, क्या है सही क्रोनोलॉजी। एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जेएस मिल, ये एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जेएस मिल, एडम स्मिथ, जेएस मिल, रिकार्डो, माल्थस, या फिर एडम स्मिथ, माल्थस, जेएस मिल, रिकार्डो? जी, द करेक्ट आंसर विल बी, ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको पता है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो एडम स्मिथ ही आएगा, दैट्स व्हाई उसने इसमें कोई अनसर्टेनिटी छोड़ी ही नहीं, सारे ऑप्शंस में एडम स्मिथ ही पहले दे दिया। जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, है ना, उसमें भी सबसे पहले एडम स्मिथ आता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, देन कंपैरेटिव एडवांटेज में रिकार्डो आता है। यहाँ से पता लगता है सेकंड नंबर पे रिकार्डो था। दूसरी एक और चीज, जब हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट की, उसमें भी सबसे पहले एडम स्मिथ अपने व्यूज देता है, इनविजिबल हैंड वगैरह, है ना। देन उसके बाद रिकार्डियन थ्योरी, क्लासिकल की जो थ्योरी है रिकार्डो उसके बारे में क्या बोलता है, स्टेशनरी स्टेट, प्रोग्रेसिव स्टेट, उसमें भी एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो का कंटेक्स्ट आता है ना। सो यहाँ से आपको पता लगता है कि जब भी हम कोई क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो आता है, तो एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो जिस ऑप्शन में आएगा, द ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग करनी है आपको, गैट है, आईएमएफ है, आईबीआरडी है, यूएनओ है। ठीक है, दैट्स द मैनेजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेवलपमेंटल फाइनेंस, फ्री ट्रेड, मेंटेनेंस ऑफ पीस अमंग नेशंस। इसको किससे मैच करेंगे? इट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन।
ओके, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए जो गैट है, गैट का काम फ्री ट्रेड है ना, फ्री ट्रेड ही थी ना, गैट के यूरेशिया राउंड में गैट रिप्लेस्ड हो गया था किससे, डब्ल्यूटीओ से। गैट का भी एम फ्री ट्रेड ही था, बस गैट जो था वो सर्विसेज को ऐड नहीं करता था, डब्ल्यूटीओ में सर्विसेज को ऐड करने का भी प्रावधान रखा गया। फ्री ट्रेड मतलब कि टैरिफ्स, कोटास जो हैं, रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो खत्म कर दी जाए, ठीक है ना। दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, मतलब कि टैरिफ्स वगैरह को खत्म कीजिए और फ्री ट्रेड प्रमोट कीजिए। गैट का फर्स्ट का थर्ड आना चाहिए। आईएमएफ का मेन फंक्शन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, कल ही हमने प्लस पर वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का रिवीजन कोर्स किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था आईएमएफ का काम होता है कि जो कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट है उनपे, उनको मैनेज करना, उस पर निगरानी रखना, ठीक है ना। सो आईएमएफ का फंक्शन मैनेजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेकंड का फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है जी। आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक है ये हमारा, आईबीआरडी जो है ये डेवलपमेंटल फाइनेंस देता है। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वार पोन कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनकी हेल्प करता है ना, उनको फाइनेंस देता है। सो आईबीआरडी का डेवलपमेंटल फाइनेंस आएगा। यूएनओ दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका वन ऑफ द फंक्शन यही है कि जो नेशंस है उनमें पीस बनाना, शांति बनाना। फोर्थ का फोर्थ ही आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। होपफुली एवरी क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सभी क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, रोज मैं इतनी क्वेश्चंस करवाती हूँ। सभी क्वेश्चंस होपफुली आप सबको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, सो प्लस पर मेरे साथ पढ़ने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी की। फिलहाल मेरा यहाँ पे रिवीजन कोर्स चल रहा है इकोनॉमिक्स का। आने वाले महीनों में पेपर 1 भी यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है, पेपर 1 भी स्टार्ट करने जा रही हूँ आने वाले मंथ्स में। सो अभी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आने वाले टाइम में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं आप तो। दिस इज़ माई रेफरल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।